नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स फैक्ट्री का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कंप्लीट हरियाणा जीके की क्लास को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि पुलिस रिलेटेड डेटा पर क्लास बनाई जाए, तो आपकी डिमांड पर ये क्लास बनाई गई है। दोस्तों, आपको जिस सब्जेक्ट पर क्लास चाहिए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो। इसके अलावा इसी पैटर्न पर हरियाणा के मेलों फेयर्स पर क्लास अपलोड हो चुकी है, वो जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, इस चैनल में काफी क्लासेस उपलब्ध हैं, आप उन्हें अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए देख सकते हो। दोस्तों, आज हरियाणा पुलिस से रिलेटेड ये कंप्लीट और अपडेटेड डेटा है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम हरियाणा पुलिस के पूरे संगठन पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, मतलब इसकी स्थापना से लेकर आज के आधुनिक रूप तक। बिल्कुल, और ये सिर्फ तारीखें और आंकड़े नहीं हैं, इसके पीछे एक पूरी कहानी है कि कैसे एक राज्य की पुलिस अपनी जरूरतों के हिसाब से विकसित होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हरियाणा पुलिस की स्थापना, ये तो जाहिर है कि जब राज्य बना तभी हुई होगी। हाँ, 1 नवंबर 1966 जिस दिन हरियाणा बना, उसी दिन हरियाणा पुलिस का भी गठन हुआ। ये तारीख तो सबको याद ही रहती है। और इसका मुख्यालय वो पंचकुला में है ना? सेक्टर 6 पंचकुला, और ये सीधे हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। अच्छा, और अभी ये विभाग मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के पास ही है। जी हाँ। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है इसके कानूनों की। मतलब हरियाणा ने अपना पुलिस एक्ट बनाने में 40 साल से ज्यादा लगा दिए। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शुरुआत में हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस एक्ट 1934 के तहत ही काम करती थी। सोचिए, 1934 का कानून, अंग्रेजों के जमाने का। बिल्कुल, और वो कानून उस समय की जरूरतों के हिसाब से बना था। लेकिन समय बदला, पुलिस की भूमिका बदली, तो एक नए कानून की जरूरत महसूस हुई। यकीनन। इसीलिए फिर हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 बनाया गया और ये लागू हुआ 2008 में। तो ये दोनों साल 2007 और 2008 परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। 2007 में बना और 2008 में लागू। मतलब आजादी से भी पहले का। जी, एक औपनिवेशिक काल का कानून था वो। तो मेरा सवाल यहीं पर है, मतलब करीब 40 साल बाद 2007 में ऐसा क्या बदला कि हरियाणा को लगा कि भाई अब हमें अपनी खुद की रूल बुक चाहिए? क्या दिक्कत थी पुराने एक्ट में? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, 1934 का एक्ट जो था वो मूल रूप से शासन करने के लिए था, कंट्रोल के लिए। लेकिन 21वीं सदी का हरियाणा बहुत अलग था। गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर बन रहे थे। बिल्कुल, अपराध बदल रहे थे, लोगों की उम्मीदें बदल रही थीं। अब पुलिस से सेवा और जवाबदेही की उम्मीद थी। पुराना एक्ट इन चीजों के लिए, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग या पुलिस की जवाबदेही, इसके लिए बना ही नहीं था। अच्छा, तो ये एक तरह से पुलिस को मॉडर्न बनाने की कवायद थी, और इसीलिए हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 में बनाया गया। जी, 2007 में बना और 2008 में लागू हुआ। ये दोनों साल अलग अलग क्यों हैं? मतलब बनने में और लागू होने में 1 साल का फर्क। देखिए, कोई भी बड़ा कानून जब विधानसभा से पास होता है तो वो बन जाता है। वो 2007 में हुआ, पर उसे जमीन पर उतारने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, पूरी मशीनरी को ट्रेन करना होता है। तो उसे पूरी तरह लागू करते करते 2008 आ गया, और एग्जाम के लिए ये दोनों साल जरूरी हैं, 2007 और 2008। ठीक है, तो इस नए कानून ने एक मॉडर्न पुलिस की नींव रखी, और इसी नींव पर आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यानी महिला सुरक्षा से निपटने के लिए भी काम हुआ। निश्चित रूप से। और इस दिशा में जो कदम उठाए गए वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो पुलिसिंग के नजरिए में बदलाव दिखाते हैं। जैसे महिला पुलिस थाने। हाँ, आज हरियाणा में कुल कितने महिला थाने हैं? आज कुल 33 महिला थाने हैं। और इन 33 की शुरुआत एक पहले थाने से हुई होगी। वो पहला वाला कहाँ और कब खुला? ये तो एक मील का पत्थर रहा होगा। बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक कदम था। पहला महिला थाना 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में खोला गया था। इसका मकसद सिर्फ केस दर्ज करना तो नहीं रहा होगा? नहीं, इसका असल मकसद था महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देना, जहां वे बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपनी शिकायत बता सके। ये तो हुई थानों की बात। क्या पुलिस फोर्स के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर कोई जोर है? जी, और ये बहुत जरूरी भी है। अभी फोर्स में महिला कर्मचारी 15% हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 25% तक ले जाने का है। इससे फोर्स ज्यादा संवेदनशील बनती है। बिल्कुल, और महिलाएं अपनी बात महिला अफसरों से ज्यादा आसानी से कह पाती हैं। इसी से जुड़े 2 नाम और आते हैं, ऑपरेशन दुर्गा और दुर्गा शक्ति वाहिनी। इनमें क्या फर्क है?
ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ऑपरेशन दुर्गा जो है वो सन 2017 में शुरू हुआ। ये एक अभियान था। इसका फोकस था पब्लिक जगहों पर जैसे स्कूल कॉलेज के बाहर होने वाली छेड़छाड़ को रोकना। ये एक तरह से प्रिवेंटिव था, मतलब घटना को होने से रोकना। अच्छा, और दुर्गा शक्ति वाहिनी? दुर्गा शक्ति वाहिनी का गठन 12 जुलाई 2018 को हुआ। ये एक क्विक रिएक्शन टीम है, एक तरह की फोर्स। ये विशेष गाड़ियों में तैनात रहती हैं और किसी भी कॉल पर तुरंत पहुंचने के लिए बनी है। तो मतलब एक प्रोएक्टिव है और दूसरी रिएक्टिव, एक रोकथाम के लिए, दूसरी एक्शन के लिए। बिल्कुल सही। अब महिला सुरक्षा के साथ साथ एक और बड़ा सुधार है इमरजेंसी सेवाओं का। पहले कितने नंबर थे? पुलिस के लिए 100, आग के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 108। याद रखना ही मुश्किल था। इसी मुश्किल को हल करने के लिए 2021 में डायल 112 शुरू किया गया। ये एक बहुत बड़ा सुधार था। अब किसी भी इमरजेंसी के लिए बस एक ही नंबर 112 जी। और इसकी शुरुआत की तारीख भी बड़ी दिलचस्प है, 12 जुलाई 2021। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। हाँ, तारीख है 12 और साल है 21, जो कि 12 का ठीक उल्टा है। हाँ, सही है। ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जाम के तनाव में बहुत मदद करती हैं। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पुलिस का प्रशासनिक ढांचा, मतलब पुलिस जिले, कमिश्नरी और रेंज। शुरुआत पुलिस जिलों से करते। यहाँ एक बहुत ही अनोखा तथ्य है। जब 1966 में हरियाणा बना तब प्रशासनिक जिले तो 7 थे, लेकिन पुलिस जिले सिर्फ 6 थे। एक कम। ऐसा क्यों? कौन सा प्रशासनिक जिला उस समय पुलिस जिला नहीं था? उस समय जींद एक प्रशासनिक जिला तो था, पर उसका अपना अलग से पुलिस जिला नहीं था। अच्छा, ये तो हुई इतिहास की बात। आज की क्या स्थिति है? आज कितने पुलिस जिले हैं? आज हरियाणा में कुल 25 पुलिस जिले हैं, लेकिन यहाँ एक पेंच है। पेंच क्या है? ये 25 जिले 25 प्रशासनिक जिलों के बराबर नहीं है। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। इसको थोड़ा समझाइए। इन 25 में से 22 तो वो हैं जो प्रशासनिक जिले भी हैं, लेकिन 3 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ पुलिस जिले हैं, प्रशासनिक नहीं। और ये 3 कौन से हैं? इन्हें अलग से बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, मानेसर, डबवाली और हांसी। इन्हें बनाने के पीछे की सोच है स्ट्रैटेजिक पुलिसिंग। जैसे मानेसर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वहां की चुनौतियां अलग हैं। हांसी का अपना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड और संवेदनशीलता है। डब्बाली बॉर्डर पर है, तो इन इलाकों के लिए एक समर्पित एसपी की जरूरत महसूस की गई। मतलब जहां जरूरत वहां नया पुलिस जिला। ठीक है, अब आते हैं बड़े शहरों की पुलिसिंग पर, यानी कमिश्नरी सिस्टम पर। हरियाणा में कुल कितनी कमिश्नरी हैं? हरियाणा में अब कुल 5 पुलिस कमिश्नरी हैं। और ये कमिश्नरी सिस्टम सामान्य जिलों से अलग कैसे है? क्या सिर्फ नाम का फर्क है या शक्तियों का भी? नहीं, ये शक्तियों का ही खेल है। सामान्य जिलों में एसपी होता है, लेकिन कानून व्यवस्था से जुड़े कई अधिकार डीएम के पास होते हैं। इसे डुअल कमांड कहते हैं। अच्छा, 2 लोगों के पास कमांड? जी, लेकिन कमिश्नरी में कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी होती हैं। इससे फैसले बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं, जो गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों के लिए जरूरी है। तो ये तेजी के लिए है। ये 5 कमिश्नरी कौन सी हैं? और मैंने सुना है कुछ नई भी बनी है। हाँ, और ये सबसे ताजा जानकारी है। 5 कमिश्नरी हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और 2 बिल्कुल नई, सोनीपत जो 2023 में बनी। 2023 में? और झज्जर जो 2024 में बनी। झज्जर सबसे नई कमिश्नरी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और सोनीपत और झज्जर से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य है हमारे नोट्स में। जी, इन दोनों ही नई कमिश्नरी के पहले कमिश्नर श्री सतीश बालन को नियुक्त किया गया। और इन्हें याद रखने का एक भौगोलिक तरीका भी है। हाँ, 4 कमिश्नरी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर ये दिल्ली से सटी हुई हैं, और 5वीं पंचकुला राजधानी चंडीगढ़ के पास है। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं उस आखिरी प्रशासनिक इकाई पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, पुलिस रेंज। सबसे पहले ये होती क्या है? पुलिस रेंज आप कह सकती हैं कई जिलों का एक ग्रुप होता है। इसे आईजी या डीआईजी रैंक का अधिकारी हेड करता है। ये जिलों और पुलिस हेडक्वार्टर के बीच की एक कड़ी है। और आज कितनी रेंज है? 1966 में सिर्फ 1 रेंज थी और आज 5 रेंज है। और यहाँ सबसे बड़ा नियम क्या है जो सारी उलझन दूर कर दे? सबसे बड़ा और सुनहरा नियम ये है कि जो जिले कमिश्नरी बन चुके हैं वो किसी भी रेंज का हिस्सा नहीं होते। अच्छा, मतलब वो इस सिस्टम से बाहर हैं। बिल्कुल, वे सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं।
अगर आपको वो 5 कमिश्नरी वाले जिले याद हैं तो आप रेंज को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन 5 जिलों को किनारे रखकर बात करते हैं। पहली रेंज है हिसार रेंज। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार रेंज में 5 पुलिस जिले हैं: हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हांसी, जो एक पुलिस जिला है। ठीक है। दूसरी है अंबाला रेंज। यहाँ शायद एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, पहले अंबाला रेंज में पंचकुला भी होता था, लेकिन अब क्योंकि पंचकुला एक कमिश्नरी है तो इस रेंज में सिर्फ 3 जिले बचे हैं: अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। यही बदलाव हमें रोहतक रेंज के भी देखने को मिलता है ना? बिल्कुल, रोहतक रेंज भी अब छोटी हो गई है क्योंकि सोनीपत और झज्जर अब कमिश्नरी हैं, तो इस रेंज में भी अब 3 ही जिले हैं: रोहतक, दादरी और भिवानी। तो कमिश्नरी बनने से रेंज का भूगोल ही बदल जाता है। जी बिल्कुल। चौथी रेंज है साउथ रेंज। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात इसका मुख्यालय है। नाम है साउथ रेंज, लेकिन इसका मुख्यालय रेवाड़ी में है। ये सवाल अक्सर आता है। इसमें 4 जिले हैं: रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल। तो हमने स्थापना से लेकर जिलों, कमिश्नरी और रेंज तक पूरे ढांचे को देखा, और ये एक लगातार विकास की कहानी है। एकदम सही कहा। ये कोई स्थिर ढांचा नहीं है, ये हरियाणा की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के साथ लगातार बदल रहा है। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा पुलिस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और अपडेटेड जानकारी। हमने स्थापना से लेकर महिला सुरक्षा, नए बने पुलिस जिलों, कमिश्नरी और सभी पुलिस रेंज को विस्तार से कवर किया है। और इसका सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि एक पुलिस बल एक जीवित संगठन की तरह होता है, जो अपने राज्य के विकास के साथ साथ विकसित होता है। ये बदलाव उसी विकास का प्रमाण है। आप इस क्लास को 1-2 बार और देखें ताकि सभी तथ्य, तारीखें और संख्याएं आपको अच्छी तरह याद हो जाएं। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि ढांचा शहरीकरण और अपराध के जवाब में बदला है, पर भविष्य का क्या? जिस तेजी से साइबर क्राइम, डीप फेक और ड्रोन जैसी तकनीकें आ रही हैं, क्या हमारा मौजूदा ढांचा आने वाले दशक के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हमें जल्द ही एक और गहरे विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। ये सिर्फ थानों और अधिकारियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस पूरे ढांचे की कहानी है जो राज्य की सुरक्षा को चलाता है। बिल्कुल। मतलब ट्रेनिंग सेंटर से लेकर वायरलेस नेटवर्क और यहाँ तक के फॉरेंसिक लैब्स तक। बिल्कुल। ये एक तरह से आप समझिए किसी आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट को देखने जैसा है। हमारा मकसद इन तथ्यों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की सोच को समझना है कि कैसे एक पुलिस बल को मतलब बिल्कुल जमीन से खड़ा किया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे आपस में जोड़ा जाता है और फिर उसे आज के आधुनिक अपराधों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, यानी प्रशिक्षण से। प्रशिक्षण से, बिल्कुल। तो एक पुलिस अधिकारी बनाने की जो प्रक्रिया है, हमारे सोर्स के मुताबिक इसकी कहानी तो हरियाणा के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। चलिए हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स के इतिहास और विकास को समझते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि पहला ट्रेनिंग सेंटर साल 1966 में नीलोखेड़ी करनाल में बना। 1966? अच्छा, ये तो वही साल है जब हरियाणा राज्य बना था। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ये दिखाता है कि राज्य के संस्थापकों के लिए एक प्रशिक्षित पुलिस बल बनाना कितनी बड़ी प्राथमिकता थी। सही बात है, मतलब नींव उसी दिन रख दी गई थी। लेकिन ये सेंटर हमेशा नीलोखेड़ी में नहीं रहा है ना? नहीं, 1970 में इसे मधुबन करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। मधुबन में? क्या इस बदलाव का कोई खास कारण था? मतलब मधुबन में ऐसा क्या था? मधुबन एक ज्यादा बड़ी और केंद्रीय जगह है जहां एक बड़े कैंपस को, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की गुंजाइश थी। अच्छा। नीलोखेड़ी में शायद शुरुआत एक छोटे स्तर पर हुई होगी, लेकिन जैसे जैसे बल की जरूरतें बढ़ी, एक समर्पित और बड़ी जगह की जरूरत महसूस हुई होगी। और मधुबन तो आज तक हरियाणा पुलिस का एक तरह से नर्व सेंटर बना हुआ है। यहाँ एक बारीक बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी लगता है। सेंटर 1970 में मधुबन शिफ्ट तो हो गया, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग विधिवत मतलब फॉर्मली 3 साल बाद 1973 में शुरू हुई। तो इन 3 सालों में क्या हुआ होगा? संभवतः इन 3 सालों का इस्तेमाल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने, ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस बनाने और प्रशिक्षकों को नियुक्त करने में किया गया होगा। ओके। ये सिर्फ बिल्डिंग बदलने जैसा नहीं था, बल्कि एक पूरी संस्था को नए सिरे से स्थापित करने जैसा था। और फिर इसका विकास रुका नहीं।
1976 में इसे एक ट्रेनिंग कॉलेज का दर्जा मिला। ट्रेनिंग कॉलेज का दर्जा, ये एक महत्वपूर्ण अपग्रेड था। बहुत बड़ा। और कॉलेज का दर्जा मिलने का मतलब है कि ट्रेनिंग ज्यादा संगठित और अकादमिक हो गई होगी। और फिर 2002 में एक और बड़ा बदलाव आया, जब ये एक अकेडमी बन गई। एक कॉलेज और एक अकेडमी में क्या फर्क होता है? मतलब सिर्फ नाम का ही बदलाव है क्या? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। अकेडमी शब्द का इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब प्रशिक्षण का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि अधिकारियों के लिए विशेष कोर्स, लीडरशिप प्रोग्राम और पुलिसिंग के नए तरीकों पर शोध भी शामिल हो जाता है। समझ गई। तो 1966 के एक छोटे से सेंटर से 2002 की एक पूरी एकेडमी तक का सफर, ये हरियाणा पुलिस के पेशेवर विकास की पूरी कहानी कहता है। बिल्कुल। ये तो हुई इतिहास की बात। आज की स्थिति क्या है? हरियाणा में कुल कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं? आज हरियाणा में कुल 5 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं। मुख्य अकादमी को मधुबन में है ही, लेकिन विकेंद्रीकरण भी हुआ है। कहाँ है बाकी? दूसरा सेंटर भौंडसी गुरुग्राम में है, तीसरा सोनारिया रोहतक में और 2 हिसार में है। हिसार में 2? ये थोड़ा असामान्य लगता है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही प्रगतिशील बात सामने आती है। हिसार में एक सेंटर पुरुषों के लिए है और जो 5वां सेंटर है वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। अरे वाह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। ये दिखाता है कि पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। उनके लिए एक समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो एक बार जब ये जवान इन सेंटरों में तैयार हो जाते हैं तो उनकी तैनाती कहाँ होती है? मुझे लगता है कई तो हरियाणा सशस्त्र पुलिस यानी HAP का हिस्सा बनते होंगे। बिल्कुल। HAP एक तरह से राज्य की अपनी रिजर्व फोर्स है, जिसे ज्यादा गंभीर कानून व्यवस्था की स्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कितनी बटालियन है आज? आज इसकी कुल 5 बटालियन है। और फिर से मधुबन का महत्व यहाँ भी दिखाई देता है। कैसे? कहाँ है ये बटालियन? 5 में से 3 बटालियन तो अकेले मधुबन में ही हैं। अच्छा, 3 मधुबन में? जी, एक अंबाला में और एक हिसार में। मधुबन में इतनी बड़ी मौजूदगी ये बताती है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग का ही नहीं, बल्कि ऑपरेशनल ताकत का भी केंद्र है। सही बात है। वहां से राज्य के बड़े हिस्से में फोर्स को तेजी से भेजा जा सकता है। बिल्कुल। और इसका भी एक इतिहास है। 1966 में जब राज्य बना तब सिर्फ 2 बटालियन थी, एक अंबाला में और दूसरी नीलोखेड़ी में। फिर से नीलोखेड़ी का जिक्र। हाँ, ये दिखाता है कि शुरुआत में पुलिस का ढांचा अंबाला और नीलोखेड़ी के आसपास केंद्रित था, जो बाद में मधुबन और हिसार जैसे नए केंद्रों की ओर बढ़ा। 2 बटालियन से 5 तक का विस्तार राज्य की बढ़ती जरूरतों और चुनौतियों को भी दिखाता है। तो हमारे पास प्रशिक्षित लोग हैं, एक संगठित सशस्त्र बल है, लेकिन कोई भी बल तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसके सदस्य आपस में बात न कर सकें, खासकर आपात स्थिति में। सही कहा। और यहीं पर हरियाणा पुलिस का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम आता है, जो हमारे सोर्स के हिसाब से बहुत ही अनोखा है। ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे आकर्षक हिस्सा है। इसका मुख्यालय तो पंचकुला के सेक्टर 6 में है, लेकिन इसका काम करने का तरीका किसी को भी हैरान कर सकता है। इस पूरे सिस्टम का जो मुख्य एंटीना है वो हरियाणा में है ही नहीं। क्या? ये क्या बात हुई? तो फिर कहाँ है? वो साराहन हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में? ये तो बहुत ही अजीब बात है। हरियाणा पुलिस का एंटीना हिमाचल में क्यों? इसका कोई रणनीतिक कारण है क्या? इसका एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण है। पुलिस का वायरलेस सिस्टम लाइन ऑफ साइट या कहिए सीधी नजर के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा। सिग्नल को बिना किसी रुकावट के एक सीधी रेखा में चलना होता है। अब हरियाणा तो एक मैदानी इलाका है, यहाँ बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। साराहन हिमाचल की ऊंचाइयों पर होने के कारण एक ऐसा विंटेज पॉइंट देता है जहां से सिग्नल बिना किसी बाधा के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब भूगोल का इस्तेमाल किया गया है। तो साराहन से सिग्नल पूरे हरियाणा में पहुंचता कैसे है? साराहन से मुख्य सिग्नल हरियाणा की 2 सबसे ऊंची जगहों पर भेजा जाता है। ये जगहें मिनी टावर या रिले स्टेशन का काम करती हैं। कौन सी है वो जगह? पहली है तोशाम हिल, जो भिवानी में है, और दूसरी है टकड़ी हिल, जो रेवाड़ी में है। ये दोनों पहाड़ियां पूरे राज्य को कवर करने के लिए रणनीतिक रूप से चुनी गई हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पहाड़ियां अलग-अलग इलाकों को कवर करती होंगी? बिल्कुल। तोशाम हिल, जो पश्चिमी हरियाणा के पास है, वो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत और झज्जर जैसे जिलों को नेटवर्क देती है। ओके, ये पूरा पश्चिमी बेल्ट हो गया। हाँ, और वहीं टकड़ी हिल, जो दक्षिण में है,
वो रेवाड़ी, नारनौल यानी महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और यहाँ तक कि दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन को भी कवर करती है। मतलब ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो हिमाचल की एक चोटी से शुरू होकर हरियाणा की 2 पहाड़ियों के जरिए राजधानी दिल्ली तक फैला हुआ है। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये तो भूगोल का बेहतरीन इस्तेमाल है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि एक प्रभावी सिस्टम बनाने के लिए कभी-कभी आपको अपनी सीमाओं से बाहर भी देखना पड़ता है। तो हमारे पास प्रशिक्षित लोग हैं, सशस्त्र बल है और एक शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्क भी। अब बात करते हैं ऑपरेशन के दिमाग की, यानी खुफिया जानकारी और वैज्ञानिक सबूतों की। हाँ, इसकी शुरुआत सीआईडी से करते हैं। सीआईडी यानी अपराध जांच विभाग, ये पुलिस बल की खुफिया शाखा है। इसका मुख्यालय और ट्रेनिंग स्कूल दोनों ही पंचकुला में हैं। पंचकुला में ये तो समझ आता है क्योंकि वो प्रशासनिक राजधानी है। हाँ, और वहीं से पूरे राज्य के ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना आसान होता है। हमारे सोर्स में इसके नेतृत्व के बारे में भी कुछ जानकारी है। वर्तमान में इसके प्रमुख आईपीएस सौरभ सिंह हैं, 1998 बैच के। जी, और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि उनसे पहले इस पद पर आलोक मित्तल थे, जो अब जेल महानिदेशक यानी डीजी जेल्स हैं। ये दिखाता है कि कैसे वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जाते रहते हैं, जिससे पूरे सिस्टम में अनुभव का प्रभाव बना रहता है। तो सीआईडी तो हो गई खुफिया जानकारी की बात, लेकिन आज के जमाने में अपराध की जांच सिर्फ मुखबिरों पर निर्भर नहीं रह सकती। इसके लिए वैज्ञानिक सबूत चाहिए। बिल्कुल, आज फॉरेंसिक्स का जमाना है। तो यहीं पर फॉरेंसिक और दूसरे ब्यूरो की भूमिका आती है। बिल्कुल, और यहाँ हमारे पास 3 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। पहली है SCRB यानी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। हाँ, इसका मुख्यालय मोगीनंद, पंचकुला में है। ये वो जगह है जहां राज्य के सभी अपराधों और अपराधियों का डेटाबेस रखा जाता है। ये एक तरह से पुलिस का गूगल है। पुलिस का गूगल, वाह। और बाकी 2? फिंगरप्रिंट ब्यूरो और फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL। इनके इतिहास में एक दिलचस्प समानता दिखती है। हाँ, और ये एक पैटर्न है जो याद रखने में बहुत मदद करता है। देखिए, फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना हुई 1972 में रोहतक में। 1972 रोहतक, ठीक है। एक साल बाद 1973 में FSL की स्थापना भी रोहतक में हुई। अच्छा, दोनों रोहतक में 1 साल के अंतर पर? और फिर दोनों के साथ एक ही जैसा बर्ताव हुआ। 1976 में इन दोनों महत्वपूर्ण इकाइयों को रोहतक से मधुबन शिफ्ट कर दिया गया। मधुबन मतलब सब कुछ मधुबन में केंद्रित किया जा रहा था? एकदम सही। ये एक बड़ा रणनीतिक फैसला था। मधुबन, जो पहले से ही ट्रेनिंग और HAP का केंद्र था, अब फोरेंसिक जांच का भी हब बन गया। सोचिए, एक ही जगह पर ट्रेनिंग, सशस्त्र बल और फोरेंसिक लैब होने से तालमेल कितना बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। तो FSL का मतलब सिर्फ उंगलियों के निशान से कहीं ज्यादा है ना? इसमें DNA से लेके बैलिस्टिक्स तक सब कुछ शामिल होता होगा? निश्चित रूप से। FSL आधुनिक जांच की रीढ़ है। इसमें DNA सैंपलिंग, गोली के निशान का मिलान जिसे बैलिस्टिक्स कहते हैं, साइबर क्राइम की जांच, दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच, ये सब शामिल है। और जैसे जैसे अपराध जटिल होते गए, एक ही सेंट्रल लैब पर बोझ तो बहुत बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा नहीं, बढ़ गया। और इसीलिए शायद क्षेत्रीय FSL इकाइयों की जरूरत पड़ी। हाँ, ये तो होना ही था। बिल्कुल। जांच में तेजी लाने और स्थानीय पुलिस की मदद करने के लिए हरियाणा में 4 क्षेत्रीय FSL इकाइयां बनाई गई। और अगर आप इनके स्थानों को देखें तो आपको फिर से एक पैटर्न दिखेगा। कहाँ है ये? ये है भौंडसी, जो गुरुग्राम में है, सुनारिया रोहतक में, मोगीनंद पंचकुला में और हिसार। एक मिनट, ये तो वही जगह है जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। भौंडसी और सुनारिया में ट्रेनिंग सेंटर है, मोगीनंद में SCRB का मुख्यालय है और हिसार तो ट्रेनिंग और HAP बटालियन दोनों का केंद्र है। हाँ, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति को दिखाता है, जहां पुलिस के बुनियादी ढांचे को कुछ प्रमुख रणनीतिक स्थानों पर क्लस्टर या समूह के रूप में विकसित किया गया है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और अलग-अलग विभाग आसानी से एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। तो आज की इस बातचीत में हमने हरियाणा पुलिस की सिर्फ ऊपरी परत नहीं, बल्कि उसकी पूरी आंतरिक संरचना को देखा है। ये कहानी 1966 में एक छोटे से ट्रेनिंग सेंटर से शुरू हुई और आज एक ऐसे जटिल सिस्टम तक पहुंच गई है जिसमें हिमाचल की पहाड़ियों से सिग्नल आते हैं और अत्याधुनिक लैब्स में सबूतों की जांच होती है। यह वास्तव में एक संगठन के विकास की कहानी है। यह दिखाता है कि कैसे समय के साथ न केवल बल का आकार बढ़ता है, बल्कि उसकी क्षमताएं, उसकी तकनीक और सोचने का तरीका भी विकसित होता है। हर तारीख, हर स्थान, हर इकाई एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। उस एक कॉल के पीछे
कितना बड़ा और जटिल नेटवर्क काम कर रहा होता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने आज इस पूरे सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को देखा। ट्रेनिंग, बटालियन, वायरलेस, फॉरेंसिक, ये सब एक जीवंत नेटवर्क है। लेकिन कोई भी सिस्टम तभी तक प्रभावी होता है जब तक वो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो। आज साइबर क्राइम, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। बिल्कुल नई चुनौतियां। तो सोचने वाली बात यह है कि इस मौजूदा ढांचे को भविष्य के इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे विकसित होना होगा। इस सिस्टम का अगला विकास क्रम क्या होगा। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, हरियाणा पुलिस। जी। देखिए, जब हम पुलिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर वर्दी, गाड़ियां और बस कानून व्यवस्था की तस्वीरें आती हैं। लेकिन किसी भी संस्था की असली कहानी उसकी नींव में, उसके इतिहास में छिपी होती है। तो आज हम जरा गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। इसकी नींव कब और कैसे रखी गई, वो कौन से नियम हैं जो इसे चलाते हैं, और आज के डिजिटल युग में ये संस्था कैसे बदल रही है। चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, ये हमें पूरे भारत में पुलिसिंग के विकास के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसके इतिहास से लेकर आज के संगठनात्मक ढांचे तक ले जाते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत में एक संगठित पुलिस व्यवस्था का विचार ये आया कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से अंग्रेजों की देन है या इसकी जड़ें और भी गहरी हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग इसे ब्रिटिश विरासती मानते हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि संगठित कानून व्यवस्था का जिक्र हमें मुगल काल में भी मिलता है। अच्छा, मुगल काल में? जी। जाहिर है वो आज जैसी पुलिस नहीं थी, लेकिन शहरों में कोतवाल और ग्रामीण इलाकों में जमींदारों के जरिए एक सिस्टम, एक ढांचा मौजूद था। ये समझना जरूरी है कि व्यवस्था की जरूरत तो हमेशा से थी। ठीक है, तो एक बुनियादी ढांचा पहले से था, लेकिन जिस आधुनिक पुलिस को हम आज जानते हैं उसकी शक्ल तो ब्रिटिश काल में ही तय हुई होगी। हाँ, और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं वाले तथ्य भी निकलते हैं। स्रोत हमें एक खास साल और एक खास जगह पर ले जाते हैं। साल था 1843। 1843 और जगह थी सिंध प्रांत। यहीं पर सर चार्ल्स नेपियर ने एक ऐसी पुलिस फोर्स बनाई जो आगे चलकर पूरे भारत के लिए एक मॉडल बनी। 1843, ये तारीख थोड़ी चौंकाने वाली है। मेरा मतलब है, ज्यादातर बड़े प्रशासनिक सुधार तो 1857 के विद्रोह के बाद हुए थे। सिंध में ऐसा क्या खास था कि ये प्रयोग वहां इतना पहले किया गया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सिंध को हाल ही में अंग्रेजों ने जीता था और वहां पर नियंत्रण स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। अच्छा। उन्हें एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जो सेना की तरह अनुशासित हो, लेकिन काम पुलिस का करे। इसीलिए उन्होंने ये प्रयोग वहां किया। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है, इसका मॉडल। हाँ, स्रोतों में आयरिश कॉन्स्टेबुलरी पैटर्न का जिक्र है। ये नाम थोड़ा अजीब है। मतलब इंग्लैंड का अपना लंदन पुलिस मॉडल था, तो फिर आयरलैंड का मॉडल ही क्यों चुना गया? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए, लंदन का पुलिस मॉडल नागरिकों के साथ सहयोग पर आधारित था, पर आयरलैंड में ब्रिटिश राज को लगातार विद्रोह का सामना करना पड़ता था। इसलिए वहां की पुलिस फोर्स ज्यादा सैन्यीकृत थी, सेंट्रलाइज्ड थी और हथियारों से लैस थी। उसका मुख्य काम था विद्रोह को कुचलना। सिंध जीतने के बाद अंग्रेजों ने वही नियंत्रण वाला मॉडल भारत में लागू कर दिया। समझ गया। तो ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये उनकी पूरी औपनिवेशिक सोच का प्रतीक है। बहुत दिलचस्प। तो अब आते हैं 1966 में, जब पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बन रहा था, हरियाणा। जी। जाहिर है इस नए राज्य को अपनी पुलिस फोर्स भी चाहिए थी। यहीं से हरियाणा पुलिस की कहानी शुरू होती है। जी, 1 नवंबर 1966। 1966 ये वो तारीख है जब हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, और ठीक इसी दिन हरियाणा पुलिस का भी गठन हुआ। तो एक ही तारीख से दो बड़े अध्याय शुरू होते हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस अस्तित्व में आ गई। लेकिन कोई भी संस्था बिना नियमों के तो चल नहीं सकती। तो शुरुआत में ये किस कानून के तहत काम कर रही थी? शुरुआत में अपनी कोई रूल बुक नहीं थी, क्योंकि हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, तो उसे विरासत में वही कानून मिले जो पंजाब में लागू थे। मतलब पंजाब पुलिस वाले नियम? हाँ, यानी शुरुआत में हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस नियम 1934 के तहत काम करती थी। 1934, ये तो काफी लंबा समय है। क्या आज भी वही पुराना कानून चल रहा है? नहीं, और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सालों तक उसी पुराने ढर्रे पर चलने के बाद
2008 में एक नया कानून लाया गया, हरियाणा पुलिस अधिनियम 2008। 2008? जी, ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1934 से 2008 तक, ये वाकई एक बहुत बड़ा गैप है। इस नई एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या बड़ा बदलाव आया इसमें? 2008 का एक्ट एक बड़े राष्ट्रीय पुलिस सुधार आंदोलन का हिस्सा था। 1934 का कानून एक औपनिवेशिक मानसिकता से बना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था शासन करना। लेकिन 2008 के एक्ट में आधुनिक पुलिसिंग के सिद्धांतों, जैसे कि सामुदायिक पुलिसिंग, जनता के प्रति जवाबदेही और मानवाधिकारों का सम्मान, इन पर ज्यादा जोर दिया गया। बिल्कुल, ये रूलिंग से सर्विस की तरफ एक वैचारिक बदलाव था। तो ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि पुलिसिंग की पूरी फिलॉसफी को बदलने की कोशिश थी। चलिए अब इस संस्था की पहचान और इसके मौजूदा ढांचे को समझते हैं। हर संगठन का एक आदर्श वाक्य, एक मोटो होता है। हरियाणा पुलिस का क्या है? हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा, सुरक्षा, सहयोग। सेवा, सुरक्षा, सहयोग। यानी सर्विस, सिक्योरिटी, कॉपरेशन। ये 3 शब्द दिखाते हैं कि संस्था खुद को कैसे देखती है और जनता उससे क्या उम्मीद कर सकती है। सीधा और स्पष्ट। अब अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस पूरे सिस्टम की कमान किसके हाथ में होती है? राज्य पुलिस बल का जो मुखिया होता है, उसे पुलिस महानिदेशक या डीजीपी कहते हैं। ये राज्य का सर्वोच्च पुलिस पद है। और हमारे स्रोत के अनुसार वर्तमान डीजीपी कौन है? स्रोत के अनुसार वर्तमान में ये पद श्री अजय सिनिंदल के पास है। ठीक है, तो डीजीपी सबसे ऊपर हैं, लेकिन जाहिर है एक व्यक्ति पूरे राज्य को नहीं चला सकता। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को कैसे बांटा गया है? यहीं पर 2 शब्द आते हैं, रेंज और कमिश्नरी। स्रोत बताते हैं कि पूरे हरियाणा को 5 पुलिस रेंज में बांटा गया है। 5 पुलिस रेंज? जी, हर रेंज के प्रमुख आईजीपी या एडीजीपी रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। और कमिश्नरी? हमारे स्रोतों में 5 कमिश्नरी का भी जिक्र है। तो हमारे पास 5 पुलिस रेंज भी हैं और 5 कमिश्नरी भी। इन दोनों में फर्क क्या है? ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। बिल्कुल, यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। आमतौर पर रेंज में कई जिले आते हैं, लेकिन कमिश्नरी सिस्टम, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर जैसे बड़े शहरी इलाकों में है, वहां पुलिस कमिश्नर के पास मैजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां भी होती हैं। अच्छा, तो मतलब कमिश्नरी में पुलिस को ज्यादा अधिकार मिलते हैं? एक तरह से हाँ। इससे उन्हें लाइसेंस जारी करने या धारा 144 लगाने जैसे फैसले तेजी से लेने में मदद मिलती है, जो बड़े शहरों की चुनौतियों के लिए जरूरी माना जाता है। तो ये 5 कमिश्नरी हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। तो 5 रेंज, 5 कमिश्नरी। और अब मुझे स्रोत में एक और 5 का आंकड़ा दिख रहा है, हरियाणा सशस्त्र पुलिस यानी HAP की बटालियन। हाँ, लगता है 5 हरियाणा पुलिस के लिए खास नंबर है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। राज्य की अपनी सशस्त्र पुलिस बल, जिसे HAP कहते हैं, उसकी भी कुल 5 बटालियन है। ये फोर्स एक रिजर्व बल की तरह काम करती है। 5 रेंज, 5 कमिश्नरी और अब 5 बटालियन। ये याद रखने में तो आसान है। बिल्कुल। ये बटालियन मुख्य रूप से 3 जगहों पर स्थित है, मधुबन, हिसार और अंबाला। मधुबन में तो हरियाणा पुलिस एकेडमी भी है, जो एक तरह से इस फोर्स का ट्रेनिंग हब है। ये तो हुई संरचना की बात। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं, मतलब वो जगह जहां आम नागरिक का पुलिस से सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है, पुलिस स्टेशन। इनकी संख्या के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? स्रोतों के अनुसार पूरे हरियाणा में कुल 429 पुलिस स्टेशन है। 429? जी, लेकिन जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो है इन पुलिस स्टेशनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण से आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि इन 429 में से 25 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है। अच्छा। यह दिखाता है कि बढ़ते शहरीकरण के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके अलावा 16 रेलवे पुलिस स्टेशन है। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि इसमें साइबर पुलिस स्टेशन भी जरूर होंगे। बिल्कुल, और ये आज के समय का सबसे बड़ा संकेत है। हरियाणा में 29 साइबर पुलिस स्टेशन है। 29? जी, महज 1 दशक पहले तक साइबर क्राइम के लिए अलग से थानों की जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन आज ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, ये सब इतना बढ़ गया है कि इसके लिए विशेष थानों की जरूरत है। वाकई 429 की कुल संख्या से ज्यादा ये वर्गीकरण मायने रखता है। ये अपराध के बदलते चेहरे को दिखाता है। एक आखिरी आंकड़ा जो स्रोतों में दिया गया है वो है जेलों की संख्या। जी, पूरे राज्य में कुल 21 जेल हैं। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना है और उसके बाद न्यायपालिका और जेल प्रशासन की भूमिका शुरू होती है। तो आज हमने हरियाणा पुलिस की पूरी कहानी को खंगाला।
इसकी शुरुआत 1843 के ब्रिटिश मॉडल से हुई, फिर 1966 में इसका जन्म हुआ और 2008 के नए कानून के साथ इसने एक आधुनिक रूप लिया। हमने इसके सेवा, सुरक्षा, सहयोग के आदर्श वाक्य से लेकर 5 रेंज, 5 कमिश्नरी और 5 बटालियन वाले संगठनात्मक ढांचे को भी समझा। बिल्कुल। और मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि पुलिस कोई स्थिर संस्था नहीं है, ये समाज के साथ साथ लगातार विकसित होती है। 1934 का कानून औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करता था और आज 29 साइबर थाने हमारी डिजिटल जिंदगी की चुनौतियों को दर्शाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा और यहीं से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। आज हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और शायद जेनेटिक डेटा से जुड़े अपराध भी सामने आएंगे। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि आज से 20 साल बाद पुलिसिंग के सामने और कौन सी नई चुनौतियां होंगी और उनके लिए किस तरह की नई विशेषज्ञता, नई ट्रेनिंग और शायद एक नए कानून की जरूरत पड़ेगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। आज की इस क्लास में हम हरियाणा पुलिस से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जी, और ये सभी तथ्य आपके आने वाले हरियाणा पुलिस, HSSC और दूसरे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, तो हम एक एक करके सभी ट्रेनिंग सेंटर्स, विशेष एजेंसियों और जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस और तारीखें हैं उन्हें समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए ध्यान से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पुलिस बल की जो नींव होती है वो है उसकी ट्रेनिंग। सही बात है। तो हरियाणा पुलिस के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र कौन-कौन से हैं? हमारे स्रोतों के मुताबिक 2 नाम सामने आते हैं। एक है हरियाणा पुलिस अकादमी यानी HPA और दूसरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र PTC। हाँ, और इन दोनों के जो स्थान हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा पुलिस अकादमी HPA वो है मधुबन, करनाल में। मधुबन, करनाल। जी। और जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र PTC है वो सुनारिया, रोहतक में है। अच्छा, तो इन दोनों में कुछ फर्क भी है या ये बस 2 अलग-अलग केंद्र हैं? फर्क है, बिल्कुल है। देखिए, HAPA मधुबन जो है वो मुख्य रूप से गजेटेड अधिकारियों के लिए है, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं। अच्छा, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए। हाँ, जैसे HCS से कोई DSP बनकर आता है तो उनकी ट्रेनिंग वहां होती है। ये एक तरह का ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है। समझ गया। तो फिर PTC सुनारिया? PTC सुनारिया का फोकस बाकी रैंक पर होता है, जैसे कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल। हाँ। जो बड़े पैमाने पर भर्ती होती है उन जवानों को जो बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है वो PTC सुनारिया में होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक जगह नेतृत्व तैयार हो रहा है और दूसरी जगह पुलिस बल की रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो हुई सामान्य पुलिसिंग की बात, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग तो एक अलग ही लेवल की होती है। ज्यादा, वो आम ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा सख्त और विशेष होती है। के लिए 2 मुख्य केंद्र हैं। एक तो पंचकुला में है। पंचकुला में? हाँ, और जो दूसरा और ज्यादा विशेष है वो है करनाल के नेवल गांव में। उसे कमांडो विंग या कमांडो सेंटर कहते हैं। कमांडो विंग, नेवल गांव, करनाल, ये नाम याद रखना होगा। हाँ, ये दोनों ही नाम याद रखने जरूरी हैं। चलिए ट्रेनिंग से आगे बढ़ते हैं। जब जवान मैदान में उतरते हैं तो कई बार मामले इतने पेचीदा होते हैं कि विशेष एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और यहीं पर स्टेट क्राइम ब्रांच जैसी इकाइयां काम आती हैं। सर, राज्य अपराध शाखा। जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुगीनंद, पंचकुला में। मुगीनंद, पंचकुला। जी। जिला पुलिस रोजमर्रा के अपराध देखती है, लेकिन जब कोई संगठित अपराध हो या कोई बड़ा मामला हो जो कई जिलों में फैला हो तो उसे स्टेट क्राइम ब्रांच को दिया जाता है। और जांच की बात करें तो फोरेंसिक के बिना तो आज कोई जांच पूरी ही नहीं होती। FSL यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। हाँ, और ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले हरियाणा की FSL रोहतक में थी। अच्छा, पहले रोहतक में थी? जी, पर अब उसे मधुबन, करनाल में शिफ्ट कर दिया गया है। मधुबन, जहां पुलिस एकेडमी है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। सोचिए, FSL को एकेडमी के पास लाने से जो ट्रेनिंग ले रहे अधिकारी हैं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। एग्जैक्टली। FSL के विशेषज्ञ उन्हें लेक्चर दे सकते हैं, ट्रेनीज असली केस स्टडीज देख सकते हैं। इससे जांच की गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा। ये तो वाकई एक शानदार कदम है। और मधुबन में ही एक और पुरानी संस्था है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो। जी, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976? मतलब काफी पहले ही तकनीक की अहमियत को समझ लिया गया था। सही कहा। आज भले ही DNA और साइबर फोरेंसिक का जमाना है, पर दशकों तक फिंगरप्रिंट्स ही सबसे बड़ा सबूत होते थे। और अगर हम विशेष इकाइयों की बात पे वापस आएं तो कमांडो विंग के गठन के बारे में कोई जानकारी है? हाँ, इसका गठन हुआ था 1988 में। 1988? जी,
और इसमें भर्ती के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। ताकि यूनिट में हमेशा युवा और सबसे फिट जवान रहें। बिल्कुल तो हमने ट्रेनिंग और जांच की बात की, बिल्कुल। लेकिन आज की पुलिसिंग वो तो डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और हरियाणा पुलिस इस मामले में काफी सजग दिखती है। कैसे? जैसे कि FIR ऐप का लॉन्च। ये 17 अप्रैल 2016 को फरीदाबाद से शुरू किया गया था। FIR ऐप, एक ऐप से क्या फर्क पड़ता है? लोग थाने भी तो जा सकते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये पारदर्शिता और पहुंच की बात है। कई बार लोग, खासकर महिलाएं, थाने जाने में झिझकती हैं। सही बात है। तो ऐप के जरिए कम से कम पहली सूचना तो दर्ज हो ही जाती है। इससे पुलिस पर भी तुरंत एक्शन लेने का एक दबाव बनता है। और डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती साइबर क्राइम। हाँ, और इससे निपटने के लिए पहला साइबर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया। गुरुग्राम, ये तो लॉजिकल लगता है क्योंकि वो IT हब है। बिल्कुल, जहां सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगे, कॉर्पोरेट डेटा होगा, अपराध भी वहीं ज्यादा होंगे, तो पहला साइबर थाना वहीं खोला गया। और दूसरा खोला गया पंचकुला में। एक आर्थिक राजधानी में, दूसरा प्रशासनिक राजधानी में। जी, एक सोची समझी रणनीति लगती है। तकनीक का एक और इस्तेमाल महिला सुरक्षा में दिखता है। ऑपरेशन दुर्गा और दुर्गा शक्ति ऐप, ये दोनों एक ही हैं क्या? नहीं, ये एक दूसरे के पूरक है। ऑपरेशन दुर्गा एक जमीनी अभियान था। मतलब पुलिस की टीमें गश्त करती थी? हाँ, कॉलेजों के बाहर, बस स्टैंड पर, ताकि छेड़छाड़ करने वालों पर नकेल कसी जा सके। ये अपराध को होने से रोकने जैसा था। अच्छा, तो फिर ऐप का क्या काम है? दुर्गा शक्ति ऐप एक प्रतिक्रियात्मक उपाय है। जब कोई महिला मुसीबत में होती है तो वो ऐप का बटन दबाती है और अलर्ट सिर्फ पुलिस को ही नहीं, और किसे जाता है? उस इलाके में जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं उनके पास भी मैसेज आता है। ये एक तरह से क्राउड सोर्सिंग है सुरक्षा की। ये तो बहुत ही इनोवेटिव है। जी तकनीक के अलावा कुछ मानवीय पहले भी हैं, जैसे ऑपरेशन मुस्कान। हाँ, और ये पुलिस के उस चेहरे को दिखाता है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आता। ऑपरेशन मुस्कान खोए हुए बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाने का एक अभियान है। ये बहुत ही नेक काम है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है। और इन सभी आपातकालीन स्थितियों के लिए अब एक ही नंबर है, डायल 112। जी, ये एक बहुत बड़ा सुधार है। पहले पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108, फायर ब्रिगेड के लिए 101। इतने नंबर कौन याद रखे? हाँ, घबराहट में इंसान भूल भी जाता है। अब डायल 112 एकीकृत सेवा है। आपकी जरूरत कोई भी हो, नंबर एक ही है। बिल्कुल अमेरिका के 911 सिस्टम की तरह। एग्जैक्टली। तो ट्रेनिंग, जांच, तकनीक से आगे बढ़कर किसी भी संगठन की पहचान उसकी संस्कृति से भी होती है। हरियाणा पुलिस से जुड़े कुछ खास दिन भी हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आता है हरियाणा पुलिस दिवस। ये कब होता है? 1 नवंबर को। इसे याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इसी दिन हरियाणा दिवस भी होता है। हाँ, जिस दिन राज्य का जन्मदिन, उसी दिन उसके रक्षकों का भी दिन। ये तो बढ़िया है। और दूसरा है 21 अक्टूबर, पुलिस शहीद दिवस। पुलिस मार्टर्स डे। जी, ये एक बहुत ही गंभीर और सम्मान का दिन है। ये उन सभी पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने ड्यूटी पर अपनी जान दे दी। और एक तीसरा दिन भी हरियाणा महिला पुलिस दिवस। हाँ, 16 अगस्त को। और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुलिस बल में बढ़ती लैंगिक समानता को मान्यता देता है। सही बात है, महिला पुलिसकर्मी आज हर भूमिका में है। बिल्कुल, तो उनके योगदान को समर्पित एक अलग दिन होना ये एक बहुत प्रगतिशील सोच है। तो 3 तारीखें हो गईं, 1 नवंबर, 21 अक्टूबर और 16 अगस्त। अब कुछ और विविध तथ्यों पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहले है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब। ये किसे मिला था? ये मिला था तरावड़ी पुलिस स्टेशन, जो करनाल जिले में है। अच्छा, तरावड़ी, करनाल। जी, और जब अच्छे काम को सराहा जाता है तो बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। अगला नाम है NSG ट्रेनिंग सेंटर, मानेसर, गुरुग्राम। ये तो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। हाँ, और इसका हरियाणा में होना बहुत बड़ा सामरिक महत्व रखता है। NSG भारत की सबसे एलीट काउंटर टेररिस्ट फोर्स है। और उसका ट्रेनिंग सेंटर मानेसर में है। जी, मानेसर की लोकेशन देखिए, दिल्ली के पास, एयरपोर्ट के पास, नेशनल हाईवे पर। किसी भी आपात स्थिति में यहां से कमांडो को बहुत तेजी से देश के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। ये तो वाकई एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बहुत ज्यादा। और आखिर में एक बहुत ही आधुनिक नाम आता है, डार्क ड्रोन सेंटर, पंचकुला। हाँ, ये भविष्य की तकनीक है। ये डार्क ड्रोन क्या होता है?
डार्क ड्रोन्स उन ड्रोन्स को कहते हैं जिन्हें रडार से या आसानी से नजर से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये चुपचाप निगरानी कर सकते हैं? बिल्कुल, बिना किसी का ध्यान खींचे। इसका मतलब है कि हरियाणा पुलिस अब निगरानी और खुफिया जानकारी के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक इस्तेमाल कर रही है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? तस्करी रोकने में? हाँ, सीमा पार से होने वाली तस्करी या घुसपैठ पर नजर रखने में, घने जंगलों में अपराधियों को ढूंढने में या किसी भी संवेदनशील इलाके की गुप्त निगरानी के लिए। तो ये दिखाता है कि पुलिस खुद को लगातार अपग्रेड कर रही है। सही कहा। तो हमने हरियाणा पुलिस की एक पूरी यात्रा देखी, मधुबन की ट्रेनिंग एकेडमी की नींव से लेकर पंचकुला के डार्क ड्रोन सेंटर की उड़ान तक। हाँ, और ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसे पुलिस बल की जो अपनी परंपराओं का सम्मान तो करता है, लेकिन साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को ढालने से भी नहीं हिचकिचाता। बिल्कुल। पुलिसिंग अब सिर्फ डंडे और सीटी तक सीमित नहीं है। ये एप्स, साइबर फोरेंसिक, ड्रोन और सामुदायिक भागीदारी का नाम है। इन सभी जानकारियों के आधार पर एक बात तो साफ है कि एक आधुनिक पुलिस बल का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। जी, ये कभी खत्म नहीं होती। हमने एप्स और ड्रोन की बात की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगला कदम क्या होगा? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपराध रोकने में मदद करते देखेंगे? मतलब एआई ये बताएगा कि अगला अपराध कहाँ हो सकता है? हाँ, शायद। और अगर ऐसा होता है तो एक पुलिस बल तकनीक की इस ताकत और नागरिकों की निष्ठा के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले समय में हमें सोचना होगा। लिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम बात करने वाले हैं भारत के अपराध कानून के बारे में। हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की परतों को खोलेंगे, जो 150 साल से भी ज्यादा पुरानी एक कानूनी किताब है। जी। लेकिन यह सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं होगा। इस पूरी कानूनी संहिता को बदला जा रहा है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि यह पुराना कानून क्या था, इसके पीछे की सोच क्या थी, और आज इसे एक नई संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस से बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। और ये बदलाव सिर्फ अकादमिक नहीं है, इसका सीधा असर हर नागरिक पर, पुलिस व्यवस्था पर और हमारी पूरी न्याय प्रणाली पर पड़ेगा। हम असल में एक पूरे कानूनी युग को बदलते हुए देख रहे हैं। सही कहा। आईपीसी सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं था, वो औपनिवेशिक भारत की सोच, उसके डर और उसकी प्राथमिकताओं का एक आईना था। अब जब हम बीएनएस की ओर बढ़ रहे हैं तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये नया आईना आज की सच्चाइयों को बेहतर ढंग से दिखाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आईपीसी का जन्म कैसे हुआ? इसके पीछे कौन था? इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले, जी हाँ, उन्हें फादर ऑफ आईपीसी भी कहा जाता है। वो पहले विधि आयोग मतलब फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे। आप सोचिए 19वीं सदी का भारत, जहां हर रियासत के अपने अलग अलग कानून थे। हाँ बिल्कुल। तो अंग्रेजों को एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की जरूरत थी, एक ऐसा कानून जो पूरे देश पर शासन करने में उनकी मदद करे। बस इसी जरूरत से आईपीसी का जन्म हुआ। और इसके लागू होने के तारीखों में भी मैंने सुना है एक दिलचस्प बात है, ये बना एक साल में और लागू किसी और साल में हुआ। बिल्कुल, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे 1860 में अधिनियमित किया गया, मतलब इनैक्ट किया गया, उसे कानून का दर्जा मिल गया। अच्छा। लेकिन इतने बड़े देश में इसे लागू करने के लिए एक व्यवस्था बनाने में समय तो लगता है ना? हाँ, जाहिर है। इसलिए ये 1 जनवरी 1862 को पूरी तरह से लागू हुआ। तो 1860 में बना और 1862 में लागू हुआ। ये दोनों साल परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी बुनियाद। अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पुरानी आईपीसी और नई बीएनएस की संरचना में क्या फर्क है? और ये सिर्फ संख्याओं का खेल तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। पहली नजर में तो ये सिर्फ संख्याएं ही लगती हैं। पुरानी आईपीसी में 511 धाराएं थीं, मतलब सेक्शंस, और 23 अध्याय थे। 511 धाराएं? जी। और वहीं नई बीएनएस में 358 धाराएं और 20 अध्याय हैं। 358? तो ये तो लगभग 150 धाराओं की सीधी कटौती है। हाँ, बहुत बड़ी कटौती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि 150 अपराध अब अपराध ही नहीं रहे। तो फिर हुआ क्या? यहीं पर इस बदलाव के पीछे की सोच समझ में आती है। इसका लक्ष्य था कानूनों को सरल बनाना
और उन चीजों को हटाना जो आज के समय में अप्रासंगिक हो चुकी हैं। जैसे पुरानी आईपीसी में ठगी के लिए एक अलग से धारा थी। ये 19वीं सदी में एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज वो समस्या उस रूप में मौजूद नहीं है। तो बीएनएस ने ऐसे कई पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों को हटा दिया है और आज के अपराधों पर ज्यादा ध्यान दिया है। आज के अपराध मतलब जैसे संगठित अपराध या आतंकवाद? बिल्कुल। तो ये सिर्फ कटौती नहीं है, ये प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण है। ये एक शानदार नजरिया है। ये सिर्फ कानूनों को कम करना नहीं बल्कि उन्हें आधुनिक बनाना है। चलिए अब इस पुराने कोड के दिल में उतरते हैं। किसी भी अपराध को समझने के लिए कानून कुछ बुनियादी चीजों को परिभाषित करता है, जैसे अपराध कौन कर सकता है, इरादे का क्या मतलब है। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं से कानून की नींव रखी जाती है। जैसे धारा 10 व्यक्ति यानी पर्सन को परिभाषित करती है। अब हमें लगता है कि व्यक्ति मतलब सिर्फ इंसान, लेकिन कानून की नजर में व्यक्ति का मतलब कोई कंपनी या संस्था भी हो सकती है। अच्छा, इसीलिए किसी कंपनी पर भी आपराधिक मुकदमा चल सकता है? जी हाँ। इसी तरह धारा 8 लिंग यानी जेंडर को परिभाषित करती है। ये साफ करती है कि कानून पुरुषों और महिलाओं में भेद नहीं करेगा। ये सब कानून के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे जरूरी शायद इरादा होता है। मैंने धारा 34 के बारे में काफी सुना है। सामान्य इरादा या कॉमन इंटेंशन, ये बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। ये तो अपराध कानून की रीढ़ की हड्डी है। धारा 34 कहती है कि अगर 4 लोग मिलकर बैंक लूटने जाते हैं और उनका इरादा एक ही है, बैंक लूटना, तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए बराबर का जिम्मेदार होगा, भले ही उनके काम अलग अलग हों। हाँ बिल्कुल। भले ही एक बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था और उसने गोली नहीं चलाई, तब भी उस पर हत्या का आरोप लग सकता है। अगर ये साबित हो जाए कि वे सब एक सामान्य इरादे से काम कर रहे थे, तो हाँ, कानून ये मानता है कि हर सदस्य उस अपराध के हर पहलू के लिए जिम्मेदार है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ किए गए काम को नहीं, बल्कि उसके पीछे की सामूहिक सोच को भी सजा देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा, जहां कानून ये देखता है कि इरादा बुरा नहीं था। जरूर। और यहीं पर धारा 52 यानी सद्भावना या गुड फेथ काम आती है। इसका मतलब है कोई भी काम जो पूरी सावधानी और ध्यान से किया गया हो। अगर एक डॉक्टर पूरी सावधानी से ऑपरेशन करता है लेकिन मरीज को नहीं बचा पाता, तो वो सद्भावना का बचाव ले सकता है। तो ये एक तरह का संतुलन है। जी। एक तरफ धारा 34 है जो सामूहिक अपराध को पकड़ती है, और दूसरी तरफ धारा 52 है जो नेक इरादे से किए गए काम को सुरक्षा देती है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है संश्रय का, जो धारा 52A में है, हार्बरिंग। ये क्या है? संश्रय का सीधा मतलब है किसी अपराधी को जानते बूझते हुए पनाह देना। पनाह देना मतलब उसे खाना, पैसा, हथियार या छिपने की जगह देना ताकि वो कानून की पकड़ से बच सके। ये अपने आप में एक अपराध है। कानून कहता है कि अगर आप अपराध रोक नहीं सकते तो कम से कम अपराधी की मदद तो मत कीजिए। तो अब तक हमने कानून की नींव, उसकी भाषा और इरादे के महत्व को समझा। अब उन बड़े अपराधों की बात करते हैं जिनसे समाज सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आईपीसी का अध्याय 16 इसी से जुड़ा है ना? निस्संदेह। अध्याय 16 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित है। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ये आईपीसी का सबसे विस्तृत और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। एक पुलिस अधिकारी के रोजमर्रा के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी अध्याय से जुड़े मामलों से निपटने में जाता है। और इसमें तो एक मामूली सी चोट से लेकर हत्या तक सब कुछ शामिल है। ये दायरा बहुत बड़ा है। कानून इन दोनों के बीच फर्क कैसे करता है? क्या ये सब कुछ इरादे पे निर्भर करता है? इरादा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सिर्फ वही नहीं। कानून ये भी देखता है कि चोट कितनी गंभीर है, किस हथियार का इस्तेमाल हुआ और क्या उस काम से मौत होने की संभावना थी। उदाहरण के लिए, चोट यानी हर्ट और गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट में फर्क है। एक थप्पड़ मारना चोट हो सकता है, लेकिन किसी की हड्डी तोड़ देना गंभीर चोट है। और हत्या के मामले में इसी तरह गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच का फर्क लगभग पूरी तरह से इरादे की गंभीरता पर टिका होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना कभी-कभी अदालतों के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। ठीक है। शरीर के खिलाफ अपराधों के बाद अब उन अपराधों पर आते हैं जो सीधे राज्य या सरकार की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ पर आईपीसी के कुछ सबसे विवादित प्रावधान आते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है धारा 120A और 120B से, जो आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में है। षड्यंत्र? जी।
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आपको अपराध करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी गैर कानूनी काम को करने के लिए सिर्फ सहमत हो जाते हैं, तो ये साजिश रचना ही अपने आप में एक अपराध बन जाता है। मतलब सोचना या योजना बनाना भी अपराध हो सकता है। अगर उस योजना पर सहमति बन जाए तो हाँ, कानून अपराध को उसके अंकुरित होने के स्तर पर ही रोकना चाहता है। इसके बाद आती है धारा 121, जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा गंभीर अपराध है। इसकी सजा क्या है? इसकी सजा मृत्युदंड तक हो सकती है। ये राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया गया एक मजबूत प्रावधान है। और फिर आती है वो धारा जो शायद आईपीसी की सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित धारा है, धारा 124A, राजद्रोह, सेडिशन। राजद्रोह ये एक ऐसा कानून है जो औपनिवेशिक काल से हमारे साथ है और आज भी इस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। धारा 124A कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों से, चाहे वो बोले गए हों या लिखे गए हों या किसी और तरीके से, कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश करता है, तो वो राजद्रोह का अपराधी है। यहीं पर तो सारा विवाद है। सरकार की आलोचना और सरकार के प्रति घृणा फैलाने में एक बहुत बारीक रेखा है। इस रेखा को कौन तय करता है? और यही $1 मिलियन का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये साफ करने की कोशिश की है कि सरकार की कितनी भी कठोर आलोचना राजद्रोह नहीं है जब तक कि वो हिंसा न भड़काए। लेकिन इसका इस्तेमाल तो हाँ, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका इस्तेमाल अक्सर आलोचकों की आवाज दबाने के लिए किया जाता रहा है। ये कानून हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच के तनाव को दिखाता है। और क्या नई भारतीय न्याय संहिता इस विवाद को सुलझाने की कोई कोशिश करती है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीएनएस ने राजद्रोह शब्द को हटा दिया है। उसकी जगह एक नई धारा लाई गई है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर केंद्रित है। अच्छा, तो शब्दों का चुनाव बदला गया है। जी, इसमें सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कोशिश ये है कि कानून को और ज्यादा स्पष्ट और विशिष्ट बनाया जाए ताकि इसकी मनमानी व्याख्या न हो सके। ये सचमुच एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। अंत में दंड के एक ऐसे तरीके पर बात करते हैं जो बहुत कठोर माना जाता है, एकांत परिरोध या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हाँ, धारा 73 और 74 इसके बारे में है। एकांत परिरोध यानी कैदी को पूरी तरह से दुनिया से काटकर अकेले रखना। कानून खुद भी इसे एक बहुत ही कठोर सजा मानता है, इसीलिए इस पर बहुत सख्त सीमाएं लगाई गई हैं। ये सुनकर ही भयानक लगता है। कानून इस शक्ति के दुरुपयोग को कैसे रोकता है? कानून कहता है कि ये सजा एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं दी जा सकती। सिर्फ 14 दिन? जी, और पूरी सजा के दौरान कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। साथ ही 2 बार एकांत कारावास के बीच में उतना ही अंतराल होना चाहिए। ये नियम मानवाधिकारों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आज हमने भारतीय दंड संहिता की 150 साल पुरानी विरासत को समझा, लॉर्ड मैकाले के दौर से लेकर आज के भारत तक, जहां इसे बदला जा रहा है। हमने देखा कि कैसे ये सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं, बल्कि समाज और राज्य के बदलते रिश्ते की कहानी है। बिल्कुल, हमने इसकी संरचना, बीएनएस के साथ उसके अंतर और उसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश की। हमने धारा 34 जैसे मूलभूत सिद्धांतों से लेकर धारा 124A जैसे विवादास्पद कानूनों तक की यात्रा की। ये स्पष्ट है कि कानून स्थिर नहीं होता, वो समाज के साथ साथ विकसित होता है और बदलता है। और आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ते हैं। जब भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? क्या ये पुलिस की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली को बदलेगा या अदालतों में मुकदमों के चलने का तरीका बदलेगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ कानून बदल देने से न्याय प्रणाली की पुरानी समस्याएं जैसे मुकदमों में देरी या जांच में कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी, या कानून बदलना इस सुधार की यात्रा का सिर्फ पहला कदम है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय कानून की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहते हैं। हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की उन धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे जो सालों से हमारे कानूनी ढांचे की नींव रही हैं
और वो भी खास तौर पर हरियाणा पुलिस और HSSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। बिल्कुल, और सिर्फ समझने की ही नहीं बल्कि ये देखने की भी कि 1860 में बने इस कानून को 2023 में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में कैसे बदला जा रहा है। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि इन कानूनों के पीछे जो सोच है उसे पकड़ना है। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन अपराधों से जो समाज की शांति को भंग करते हैं। हमारे स्रोतों में सबसे पहले जिक्र आता है विधि विरुद्ध जमाव का, अनलॉफुल असेंबली। सुनने में तो ये बस कुछ लोगों के इकट्ठा होने जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन कानून की नज़र में ये सिर्फ इकट्ठा होना नहीं है। IPC के मुताबिक जब 5 या उससे ज़्यादा लोग किसी अवैध मकसद मतलब इलीगल पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं तो वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। और ये जो 5 लोगों वाली शर्त है ना, ये बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों? मेरा मतलब है 4 क्यों नहीं, या 6 क्यों नहीं, 5 ही क्यों? देखिए, इसके पीछे सोच ये है कि 1 या 2 लोग आपस में झगड़ा कर सकते हैं, वो एक निजी मामला हो सकता है। लेकिन जब 5 या उससे ज्यादा लोग एक गलत इरादे से संगठित होते हैं तो वो एक निजी झगड़ा नहीं रहता, वो समाज की शांति के लिए एक संगठित खतरा बन जाता है। कानून यहीं पर एक लकीर खींचता है। अच्छा, जहां एक व्यक्तिगत टकराव एक सार्वजनिक खतरे का रूप ले लेता है, और इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ये संख्या बार बार पूछी जाती है। समझ गया। तो ये संख्या एक तरह से खतरे के लेवल को दिखाती है। और अगर इस जमाव में कोई घातक हथियार लेके शामिल हो जाए तब तो मामला और भी गंभीर हो जाता होगा। बहुत ज्यादा गंभीर। अगर उस अवैध सभा में कोई ऐसा हथियार लेकर आता है जिससे किसी की जान जा सकती है, जैसे कोई बंदूक, तलवार या कोई विस्फोटक, तो कानून उस व्यक्ति के लिए बहुत कठोर सजा का प्रावधान करता है। भले ही उसने हथियार का इस्तेमाल किया हो या नहीं। बिल्कुल, भले ही इस्तेमाल हुआ हो या नहीं, सिर्फ उसे लेकर वहां मौजूद होना ही अपराध की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये तो हुई अवैध मकसद से इकट्ठा होने की बात। अब एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, बलवा, राइटिंग। क्या ये विधि विरुद्ध जमाव से अलग है या उसी का हिस्सा है? ये उसी से जुड़ा हुआ अगला कदम है। इसे ऐसे समझिए कि विधि विरुद्ध जमाव एक विचार है, एक इरादा है, और बलवा उस विचार का एक्शन में आना है। जब वही 5 या ज्यादा लोगों की अवैध भीड़ अपने मकसद को पूरा करने के लिए हिंसा या बल का प्रयोग करती है, तो वही सभा बलवा या दंगा करने की दोषी हो जाती है। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोग अगर शांति से किसी अवैध मकसद के लिए खड़े हैं तो वो एक अपराध है, और जैसे ही उनमें से एक भी पत्थर फेंकता है तो वो सब के सब बलवा के दोषी हो जाते हैं? क्या एक व्यक्ति का एक्शन पूरे समूह को जिम्मेदार बना देता है? एक हद तक हाँ, कानून कॉमन ऑब्जेक्ट या साझा उद्देश्य के सिद्धांत पर काम करता है। अगर ये साबित हो जाए कि हिंसा करना उस समूह के साझा उद्देश्य का हिस्सा था, तो उस हिंसा के लिए समूह के सभी सदस्य जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। अच्छा, और यही बात इसे इतना गंभीर अपराध बनाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब समाज की शांति से आगे बढ़कर बात करते हैं उन अपराधों की जो धर्म और नैतिकता से जुड़े हैं। हमारे स्रोतों में एक धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करती है। इसमें कानून क्या देखता है, इरादा या काम? यहाँ कानून 2 शब्दों पर बहुत ज्यादा जोर देता है, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा। मतलब अगर किसी ने गलती से कुछ कह दिया तो वो इस धारा के तहत नहीं आएगा। अपराध तब बनता है जब कोई व्यक्ति सोच समझकर किसी वर्ग विशेष की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के बुरे इरादे से कुछ लिखता है, बोलता है या कोई ऐसा काम करता है। मकसदी अपराध का मूल है। और अश्लीलता या ऑब्सिनिटी के बारे में क्या? इसकी परिभाषा तो मतलब समय और समाज के साथ बदलती रहती है। कानून इसे कैसे देखता है? बिल्कुल सही कहा आपने। कानून की परिभाषा थोड़ी लचीली रखी गई है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो सार्वजनिक स्थान पर किया जाए और जिसे देखकर आम लोगों को घृणा या परेशानी हो, वो अश्लीलता की श्रेणी में आता है। इसमें अश्लील किताबें बेचना या सार्वजनिक जगहों पर ऐसे गाने गाना भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखना है। तो हमने देखा कि कानून समाज में बड़े पैमाने पे शांति कैसे बनाए रखता है। लेकिन शांति का क्या फायदा अगर इंसान खुद ही सुरक्षित ना हो? इसलिए कानून का एक बहुत बड़ा और संवेदनशील हिस्सा मानव शरीर को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़ा है। और यहीं पर कानून की सबसे बारीकियां सामने आती हैं।
जैसे आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड और हत्या मर्डर। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। हाँ, हमारे स्रोत भी कहते हैं कि ये एक सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन उसे समझाते नहीं है। तो वो सूक्ष्म बिंदु आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ इरादे का फर्क है? बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने के पक्के इरादे से गोली चलाता है और वो व्यक्ति मर जाता है, तो ये हत्या है। सीधा सीधा। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक भीड़ भरी गली में लापरवाही से बहुत तेज गाड़ी चला रहा है और उसकी वजह से कोई मर जाता है, तो उसका इरादा शायद किसी को मारने का नहीं था, पर उसे ये ज्ञान था कि उसका ये काम जानलेवा हो सकता है। अच्छा, ये ज्ञान और इरादे का फर्क ही आपराधिक मानववध और हत्या को अलग करता है। नए बीएनएस में भी इस अंतर को बनाए रखा गया है। ठीक है। तो एक में मारने का इरादा है और दूसरे में ये जानते हुए खतरनाक काम करना कि इससे मौत हो सकती है। इसी से जुड़ा एक और कह सकते हैं अजीब सा कानून था आईपीसी में, आत्महत्या का प्रयास। क्या खुद की जान लेने की कोशिश करना भी अपराध था? हाँ, आईपीसी के तहत ये एक अपराध था। इसके पीछे की सोच ये थी कि जीवन राज्य की संपत्ति है और किसी को उसे खत्म करने का अधिकार नहीं। लेकिन इस पर बहुत बहस हुई है। आलोचकों का कहना था कि जो व्यक्ति पहले से ही मानसिक पीड़ा में है, उसे सजा देना अमानवीय है। सही बात है। इसी वजह से नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में इस धारा को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, जो एक बड़ा और प्रगतिशील बदलाव है। ये वाकई एक जरूरी बदलाव है। अब शरीर पर होने वाले हमलों की बात करें तो चोट और गंभीर चोट में क्या फर्क है? ये चोट की गंभीरता पर निर्भर करता है। मान लीजिए किसी को थप्पड़ मारा जिससे थोड़ी देर दर्द हुआ, ये चोट यानी हर्ट है। लेकिन अगर उस हमले में किसी की हड्डी टूट जाए, आंख की रोशनी चली जाए या कोई ऐसा नुकसान हो जिससे व्यक्ति 20 दिन तक बिस्तर से ना उठ पाए, तो कानून उसे गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट मानता है। और स्वाभाविक रूप से गंभीर चोट के लिए सजा भी ज्यादा गंभीर होती है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे हमारे स्रोतों में परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित धाराएं। शुरुआत करते हैं लज्जा भंग करना या आउटरेजिंग मॉडेस्टी से। इसका कानूनी मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हमला नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग इस इरादे से करता है कि उसकी गरिमा और लज्जा को ठेस पहुंचे, तो ये अपराध बनता है। यहाँ फिर से अपराधी का इरादा सबसे महत्वपूर्ण है। ये महिला की गरिमा पर सीधा हमला माना जाता है। और यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट आईपीसी में से कब और क्यों जोड़ा गया? शोधन के बाद और ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस यानी अवांछित यौन प्रस्ताव रखना, यौन संबंध बनाने की मांग करना, अश्लील टिप्पणियां करना या किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब इसमें आता है। आज के डिजिटल युग में तो अपराध के तरीके भी बदल गए हैं। दो नए तरह के अपराधों का जिक्र है, दृश्य रीतिकता, वॉयरिज्म और पीछा करना, स्टॉकिंग। क्या ये कानून टेक्नोलॉजी के आने के बाद बने? बिल्कुल। ये दोनों अपराध दिखाते हैं कि कानून कैसे समाज और टेक्नोलॉजी के साथ विकसित होता है। वॉयरिज्म का मतलब है किसी महिला को उसकी निजी क्रियाओं के दौरान, जैसे कपड़े बदलते समय, गुप्त रूप से देखना या उसकी तस्वीर लेना, जहां उसे निजता की उम्मीद हो। ये तो सीधे सीधे प्राइवेसी का उल्लंघन है। बिल्कुल। और स्टॉकिंग यानी पीछा करना भी उतना ही गंभीर है। मुझे हमेशा लगता था कि स्टॉकिंग सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन कानून इसे एक अलग अपराध मानता है। और ये बहुत जरूरी था। जब कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है, चाहे वो असल जिंदगी में हो या इंटरनेट पर सोशल मीडिया के जरिए, तो ये स्टॉकिंग कहलाता है। महिला के एक बार स्पष्ट रूप से मना करने के बाद भी ऐसा करते रहना एक गंभीर अपराध है। बीएनएस में भी इन अपराधों को और सख्ती से परिभाषित किया गया है। और इस श्रेणी का सबसे गंभीर अपराध है बलात्कार। कानून इसे कैसे परिभाषित करता है? आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा बहुत विस्तृत और स्पष्ट है। ये सिर्फ जबरदस्ती किए गए यौन संबंध तक सीमित नहीं है। इसमें वो हर स्थिति शामिल है जहां महिला की सहमति ना हो। और सहमति का मतलब? सहमति का मतलब है एक स्पष्ट हाँ, जो बिना किसी डर, धोखे या दबाव की दी गई हो। अगर महिला नशे में है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नाबालिग है, तो उसकी सहमति का कोई कानूनी मतलब नहीं होता। बीएनएस ने इस परिभाषा को बरकरार रखा है
और कुछ मामलों में सजा को और भी कड़ा किया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सहमति का कानून में क्या मतलब है। चलिए अब व्यक्ति की सुरक्षा से आगे बढ़कर उसकी संपत्ति की सुरक्षा पर आते हैं। संपत्ति से जुड़े अपराधों में सबसे आम है चोरी। चोरी की कानूनी परिभाषा में 5 तत्व होते हैं। बेईमानी का इरादा, किसी दूसरे के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति को हटाना। अगर इनमें से एक भी तत्व गायब है तो वो कानूनी तौर पर चोरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो जबरन वसूली या एक्सटॉर्शन इससे कैसे अलग है? उसमें भी तो संपत्ति बेईमानी से ही ली जाती है। हाँ, लेकिन तरीका अलग है। चोरी में संपत्ति चुपके से या बिना पता लगे हटाई जाती है। जबरन वसूली में संपत्ति भय या डर दिखाकर हासिल की जाती है। जब कोई कहता है मुझे इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, यह जबरन वसूली है। हाँ, यहाँ संपत्ति सीधे नहीं ली जाती बल्कि डर दिखाकर देने पर मजबूर किया जाता है। तो इसे सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी का पर्स उसकी जेब से चुपके से निकाल ले तो वो चोरी है। अगर कोई कहे अपना पर्स दो नहीं तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, तो वो जबरन वसूली है। तो फिर लूट क्या है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब इसी में हिंसा का तत्व जोड़ दीजिए। अगर चोरी करते समय या चोरी की हुई संपत्ति ले जाते समय अपराधी हिंसा का इस्तेमाल करे या जान से मारने की धमकी दे तो वही चोरी, लूट, रॉबरी बन जाती है। और जबरन वसूली के मामले में? इसी तरह अगर जबरन वसूली में अपराधी सामने वाले को तुरंत मौत या चोट का डर दिखाकर संपत्ति ले ले तो वो भी लूट है। और डकैती, ये शब्द तो और भी खतरनाक लगता है। डकैती असल में लूट का ही एक बड़ा और संगठित रूप है। जब यही लूट का अपराध 5 या उससे अधिक लोग मिलकर करते हैं तो उसे डकैती कहा जाता है। ओह, यहाँ फिर से वही 5 लोगों वाली संख्या आ गई। बिल्कुल, जो हमने विधि विरुद्ध जमाव में देखी थी। ये दिखाता है कि कानून संगठित अपराध को हमेशा ज्यादा गंभीर मानता है। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। अब विवाह से जुड़े कुछ अपराधों पर आते हैं। एक है द्विविवाह यानी बिगैमी। इसका सीधा सा मतलब है कि पति या पत्नी के जीवित रहते हुए और कानूनी रूप से तलाक लिए बिना दूसरा विवाह कर लेना। ये भारतीय समाज में एक गंभीर अपराध माना जाता है। और एक और गंभीर धारा है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। ये तो खासकर दहेज के मामलों में बहुत सुनी जाती है। जी, इस धारा को मुख्य रूप से घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना को रोकने के लिए ही बनाया गया था। इसमें शारीरिक क्रूरता के साथ साथ मानसिक क्रूरता भी शामिल है, जैसे किसी महिला को बार बार ताने मारना या उसे इस हद तक परेशान करना कि वो आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। ठीक है, अब कुछ आखिरी अपराधों को देख लेते हैं। मानहानि, डिफेमेशन और आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इनमें क्या मुख्य बातें हैं? मानहानि का संबंध व्यक्ति की प्रतिष्ठा या इज्जत से है। जब कोई किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके बारे में झूठी बातें बोलता, लिखता या फैलाता है तो वो मानहानि का अपराध करता है। वहीं आपराधिक धमकी में किसी को उसके शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया जाता है ताकि उससे कोई गैरकानूनी काम करवाया जा सके। तो हमने आईपीसी की कई महत्वपूर्ण धाराओं को उनकी बारीकियों के साथ समझा और इस पूरी चर्चा में हम बार बार बीएनएस का जिक्र करते रहे। अगर हम आप पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें तो आईपीसी से बीएनएस का ये बदलाव कितना बड़ा है? क्या ये सिर्फ धाराओं के नंबर बदलना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, ये एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। पुरानी आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं। नई बीएनएस में इन्हें घटाकर 20 अध्याय और 358 धाराएं कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की कटौती नहीं है। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसके कई मकसद हैं। पहला, पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाना, जैसे हमने आत्महत्या के प्रयास वाले कानून की बात की। दूसरा, नए अपराधों को शामिल करना जो आज के समाज की सच्चाइयां हैं, जैसे संगठित अपराध या स्नैचिंग के लिए अलग से धारा बनाना। अच्छा। और तीसरा, कानूनों की भाषा को सरल बनाना और न्याय प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करना, जैसे कई अपराधों में अब सामुदायिक सेवा जैसी नई सजाओं का प्रावधान भी जोड़ा गया है। तो ये सिर्फ एक रीपैकेजिंग नहीं है बल्कि सिस्टम को आधुनिक बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। बीएनएस का उद्देश्य 19वीं सदी के कानून को 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से ढालना है। हालांकि ये सिर्फ पहला कदम है। बहुत खूब। तो आज हमने भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं पर गहराई से बात की जो न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी जानना जरूरी है। हमने ये भी समझा कि भारतीय न्याय संहिता के रूप में कानून किस नई दिशा में जा रहा है।
हाँ, हमने देखा कि कैसे कानून समाज की शांति से लेकर व्यक्ति के शरीर, उसकी गरिमा और संपत्ति तक की सुरक्षा करता है और कैसे ये समय के साथ खुद को बदल रहा है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। कानून में हुए इन बड़े बदलावों के बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या केवल धाराओं की संख्या कम होने या किताबों के नाम बदलने से न्याय की रफ्तार तेज हो जाएगी, या असली चुनौती इन नए कानूनों को जमीनी स्तर पर पुलिस थानों और अदालतों में प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं। यदि आपको ये चर्चा पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं। आज की हमारी चर्चा भारतीय न्याय संहिता 2023 पर है, जिसे BNSP कहते हैं। जी, ये वो कानून है जो 150 साल से भी ज़्यादा पुराने भारतीय दंड संहिता मतलब IPC 1860 की जगह ले रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। बिल्कुल। और HSSC, हरियाणा पुलिस और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से। तो आज हम इसके मुख्य बिंदुओं को परीक्षा के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सीधा सवाल बन सकता है वो है इन दोनों कानूनों के मूल अंतर पर। हाँ, जो बनावट का अंतर है। बिल्कुल। पुराना कानून था भारतीय दंड संहिता IPC जो 1860 में आया था। जी, ब्रिटिश काल में। और नया कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS जो 2023 में आया है। सही। तो अध्यायों में क्या बदलाव आया है? देखिए, IPC में कुल 23 अध्याय थे। 23? हाँ, 23। लेकिन BNS 2023 में अब ये घटाकर 20 कर दिए गए हैं। अच्छा, तो 3 अध्याय कम हो गए? जी, और ये संख्या याद रखनी बहुत जरूरी है। और धाराओं का क्या? सेक्शंस में तो काफी बड़ा बदलाव सुनने में आया है। हाँ, वो सबसे बड़ा बदलाव है। IPC में कुल 511 धाराएं थीं। 511? जी, और BNS 2023 में इनकी संख्या घटाकर सिर्फ 358 कर दी गई है। 358? मतलब लगभग 150 धाराएं कम हो गई? बिल्कुल। तो ये दोनों आंकड़े 511 और 358 परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतनी सारी धाराएं कम करने का मतलब क्या? क्या कानून कमजोर हो गया है? नहीं, ये एक आम धारणा हो सकती है, पर ऐसा है नहीं। असल में ये कानून को मतलब ज्यादा साफ और सटीक बनाने की एक कोशिश है। अच्छा, कैसे? देखिए, पुराने IPC में कई ऐसे कानून थे जो आज के समय में बिल्कुल अप्रासंगिक थे। जैसे एक ठगी का कानून था। हाँ, सुना है। उसे ज्यादा स्पष्ट और आज के लिए प्रासंगिक बनाना है। समझ गई। तो अब उन नई धाराओं पर बात करते हैं जिन्हें पहली बार इस कानून में शामिल किया गया है। जी, ये बहुत जरूरी है। इनमें से एक है जिस पर काफी चर्चा भी हुई, धारा 69, सेक्शन 69। हाँ, धारा 69। ये शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने को एक अपराध बनाती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पहले ऐसे मामले कैसे डील होते थे? पहले क्या था कि ऐसे मामले धोखाधड़ी या कभी-कभी बलात्कार की धाराओं में दर्ज तो होते थे, पर साबित करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि कोई सीधा कानून नहीं था। बिल्कुल, कोई सीधा कानूनी प्रावधान था ही नहीं। तो ये धारा उस कानूनी खालीपन को भरती है। और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। जी, 10 साल तक की कैद और जुर्माना। 10 साल? ये तो काफी सख्त सजा है। हाँ, सजा काफी सख्त रखी गई है ताकि इसका एक निवारक असर हो। ये तो हुई एक बात। अब एक और बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं जिसे इस कानून में पहली बार परिभाषित किया गया है, मॉब लिंचिंग। जी, मॉब लिंचिंग, ये शब्द हम सबने सुना है, लेकिन अब BNS ने इसे एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित किया है। तो कानून की नजर में मॉब लिंचिंग क्या है? इसके अनुसार जब 5 या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ धर्म, जाति, समुदाय या ऐसी किसी और वजह से किसी की हत्या कर देती है तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा। 5 या उससे ज्यादा लोग। ये संख्या महत्वपूर्ण है। जी, ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हत्या के लिए तो पहले से IPC 302 थी जिसमें मौत की सजा तक है, तो फिर अलग से इस कानून की क्या जरूरत थी? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, धारा 302 एक व्यक्ति द्वारा की गई हत्या के लिए है। मॉब लिंचिंग की जो प्रकृति है वो अलग है। वो कैसे? ये किसी एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं है, ये एक भीड़ की संगठित नफरत है। इसका मकसद सिर्फ एक इंसान को मारना नहीं होता, बल्कि उसके पूरे समुदाय में डर फैलाना होता है। मतलब ये समाज के ताने बाने पर हमला है। बिल्कुल सही। इसीलिए इसे एक अलग और ज्यादा गंभीर अपराध के तौर पर देखा गया है। और शायद इसीलिए सजा भी सबसे कठोर रखी गई। जी,
आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। मृत्युदंड मतलब ये बीएनएस की सबसे कठोर सजाओं में से एक है। निश्चित रूप से ये एक बहुत साफ संदेश है कि ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठित हिंसा से ही जुड़ा एक और विषय है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हाँ, बीएनएस में इसे भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन एक नई चीज है छोटे संगठित अपराध, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये क्या है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक बदलाव है। सोचिए, बड़े संगठित अपराध तो हैं ही, जैसे अपहरण, वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। हाँ, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं वो अक्सर छोटे गिरोह होते हैं, जैसे चोरी, टिकटों की कालाबाजारी। अच्छा, जो छोटे स्तर पर होता है लेकिन बहुत संगठित होता है। बिल्कुल, जुआ या फिर पेपर लीक करवाना, ये सब छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह है कि अब पुलिस के पास इन छोटे छोटे गिरोहों पर पूरे नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए एक सीधा कानून है। इसका मकसद अपराध को जड़ से पकड़ना है। बहुत दिलचस्प। तो ये तो हुए वो बदलाव जो सजा को और सख्त करते हैं, लेकिन एक बदलाव ऐसा भी है जो कानून के मानवीय पक्ष को दिखाता है। आप आत्महत्या के प्रयास की बात कर रहे हैं? जी, धारा 226। हाँ, सेक्शन 226। ये शायद इस पूरे कानून का सबसे प्रगतिशील बदलाव है। पुराना कानून क्या कहता था इस बारे में? पुराना कानून आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को एक अपराध मानती थी। सोचिए, जो व्यक्ति पहले से ही इतनी मानसिक पीड़ा में है, कानून उसे मदद देने की बजाय अपराधी बना रहा था। तो अब क्या इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है? पूरी तरह नहीं, और यही इसकी बारीकी है। बीएनएस 226 का मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि रोकना है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य निवारक है। ये प्रावधान पुलिस को अधिकार देता है कि वो ऐसे व्यक्ति को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकें। मतलब अब पहली जिम्मेदारी जान बचाना है। जी, जान बचाना और उस व्यक्ति को मदद पहुंचाना। लेकिन फिर भी इसमें 1 साल तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान क्यों है? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? हाँ, ये लगता तो है, लेकिन इसके पीछे की सोच शायद ये है कि कोई इसका दुरुपयोग न करे। जैसे कोई ब्लैकमेल करने के लिए या सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आत्महत्या की धमकी दे, तो शायद उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रावधान रखा गया है। समझ गए। मतलब कानून का मूल भाव पूरी तरह बदल गया है। बिल्कुल, अब यह मानसिक स्वास्थ्य को एक मेडिकल स्थिति की तरह देखता है, अपराध की तरह नहीं। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बदलावों को समझा। जी, और ये सिर्फ धाराओं का फेरबदल नहीं है। नहीं, ये पूरी सोच में एक बदलाव है। हमने देखा कि कैसे अध्यायों और धाराओं की संख्या बदली है। आईपीसी के 23 अध्याय और 511 धाराओं की जगह अब बीएनएस में 20 अध्याय और 318 धाराएं हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े तो परीक्षा के लिए याद रखने ही हैं। हाँ, और हमने धारा 69, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध जैसे नए प्रावधानों पर भी विस्तार से बात की। और धारा 226, जिसमें कानून का एक मानवीय चेहरा दिखता है। सही कहा। तो जो छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन सभी तथ्यों, धाराओं और सजा की अवधि को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कहूंगी कि उससे भी ज्यादा जरूरी है इन बदलावों के पीछे की सोच को समझना। सही बात है। ये समझना कि कानून समाज का आईना होता है और ये नया आईना एक नए भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। ये नए कानूनी बदलाव तो आ गए हैं, लेकिन इनका भारतीय समाज और कानून व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये बदलाव न्याय प्रक्रिया को तेज और बेहतर बनाएंगे, या इनके क्रियान्वयन में नई चुनौतियां सामने आएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। तो ये थी हरियाणा पुलिस से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण और अपडेटेड जानकारी। मुझे लगता है हमारे सुनने वालों के लिए ये बहुत काम की होगी। उम्मीद तो यही है। बस एक दो बार इसे रिवाइज कर लेंगे तो सारे तथ्य दिमाग में बैठ जाएंगे। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। हमने देखा कि कैसे शहरीकरण ने पुलिस के ढांचे को बदला। भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग जैसी तकनीकें और आम हो जाएंगी, तब हरियाणा पुलिस का अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? ये सोचने वाला सवाल है। शायद तब पुलिस अपराध होने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि उसके होने की आशंका पर ही काम करेगी। भविष्य बहुत दिलचस्प होने वाला है।